तरफ हॉर्मूज का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिनों में 5 देशों का अहम दौरा। पीएम मोदी का हर विदेशी दौरा किसी न किसी मायने में खास होता है। 5 यूरोपीय देशों का यह दौरा भी बड़ा खास है। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा व्यापार, ग्रीन ग्रोथ और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। लेकिन नॉर्वे जैसे देश में भारतीय प्रधानमंत्री को दूसरी बार पहुंचने में 43 साल लग गए। जिस देश की कुल आबादी 56 लाख हो, यानी सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में 4 नॉर्वे के बराबर की आबादी समा जाए, वो आखिर ऐसा क्या खास है? नॉर्वे में जो संकट की घड़ी में पीएम मोदी को यहां खींच लाया है। छोटा सा नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक और दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में से एक है और हर साल ये दुनिया भर के बाजारों में दरअसल फॉसिल फ्यूल बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। नॉर्वे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक है। यह यूरोप संघ के कुल गैस खपत का लगभग 30% से अधिक हिस्सा का पूरा करता है और यह वैश्विक कच्चे तेल की मांग का करीब 2% उत्पादन भी करता है और पश्चिम यूरोप में सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। तेल और गैस नॉर्वे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसके जीडीपी में लगभग 20% का योगदान देता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे अपनी घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तेल और कोयले का काफी कम इस्तेमाल करता है। दरअसल यह देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अग्रणी है और देश के लगभग 98% बिजली हाइड्रो पावर से बनती है। वहीं दूसरी ओर भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का भारी निर्यात करके आर्थिक रूप से भी समृद्ध ये देश होता चला गया। तो नॉर्वे की यही खासियत पीएम मोदी को यहां खींच लाई और दोनों देशों के बीच 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। और इतना ही नहीं, नॉर्वे के सरकारी फंड का भारत के शेयर बाजार में 28 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है और इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो सबसे खास डील होगी वो ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई की होगी, जिसकी अभी भारत को काफी आवश्यकता है। नॉर्वे में भारत के राजदूत ग्लोरिया गंगटे ने पहले ही संकेत दिया था कि पीएम की यात्रा का उद्देश्य भारत के बड़े बाजार में नॉर्डिक क्षेत्र की भागीदारी को बड़े स्तर पर मजबूत करना है, बढ़ाना है। तो हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, डॉक्टर अजिताभ साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बेहद खास दौरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई मसले हैं जिसमें नॉर्वे बहुत आगे है, लेकिन दो बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत ज़रूरी है। एक तो जो एलपीजी को लेकर डील होने वाली है और दूसरा ये है कि जो ग्रीन एनर्जी को लेकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट सफल रहे वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर इस दौरे को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सफल मानेंगे और इन दोनों देशों के अगर कहा जाए रिश्तों को लेकर भी ये दौरा कितना अहम होगा? हाँ, देखिए, ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरे को सुबह भी मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि इसको आइसोलेशन में नहीं देखने की जरूरत है। ये पूरा एक कॉम्पैक्ट दौरा था जो कि यूएई से शुरू हुआ और इंडो नॉर्डिक जो समिट है उसमें जाकर के खत्म होगा और हर जगह भारत के हितों का ध्यान रखते हुए मेरा ये मानना है कि इस समय जिस प्रकार के अलाइनमेंट्स की और जिस प्रकार की ट्रेड डील्स की, ट्रेड समझौतों की और जिस प्रकार के हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे हम अपने आगे ले जा सकते हैं, उनकी जो 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 चीज है उसके लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है ये दौरा। और जिस प्रकार के समझौते आपने अभी सुबह बताया, 19 समझौते हमने नीदरलैंड से किए हैं, 17 हमने स्वीडन से भी किए हैं और ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार से भारत अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने नए नए तरीके निकाल रहा है। और जो समस्या नजर आ रही है, क्योंकि एक बात बिल्कुल निश्चित है, ये हमारे प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि हॉर्मूज की समस्या आने वाले समय में हल होने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो हॉर्मूज की समस्या हल भी हो जाती है तब भी जहां से प्रोडक्शन हो रहा था, कतर से मान लीजिए हमारा जो जो गैस आ रहा था, वहां गैस का प्रोडक्शन कम हो गया है। आपका जहाज जा सकता है लेकिन जाकर के लाएगा क्या अगर गैस वहां पर प्रोडक्शन उसका उतना है ही नहीं। तो ये बहुत आवश्यक था कि हम इसके अलावा कई सारे तरीके ढूंढें और ऐसे देशों में जाकर के हम करें कि जो कि आसानी से एक बहुत बड़ी मात्रा ऊर्जा की हमारे को दे सकता है। और इस चीज को अगर हम देखें
तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली ये हमारा इनका दौरा कंक्लूडेड माना जाएगा। नीदरलैंड्स का आप देखिए, ये भी वहां से हम कोई तेल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीदरलैंड्स के साथ हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, नीदरलैंड्स से हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हर देश को इस प्रकार से चुना गया है और इस प्रकार से उसके साथ बातचीत करी जा रही है, जो कि आने वाले समय में भारत की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के की जा रही है और उनको किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। एक फिर बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक नेशंस हैं, ये नॉर्डिक नेशंस क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है और बहुत चीजें, इनको बहुत कम चीजों की आवश्यकता है, इस वजह से मेरा ये मानना है कि जो भी उनके पास ऊर्जा के सरप्लसेस हैं वो आसानी से निर्यात करके और भारत को उसका एडिशनल परसेंटेज दे करके भारत की मदद की, भारत को इस चीज से का एक बहुत बड़ा की सहायता मिल सकती है, मेरा ये मानना है। तो ये बहुत सफल और बहुत ही सोचा समझा दौरा है और ये जो इंडो नॉर्डिक समिट है, ये भी एक बहुत बेहतरीन मेरे को लगता है कि स्ट्रेटेजिक एक हमारा असर जो जिसको डालने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत सफल दौरा मेरे हिसाब से, मेरे का आकलन के हिसाब से, और आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक इससे कंट्रोल कर पाएंगे। संजय, बिल्कुल, इंडो नॉर्डिक समिट। डॉक्टर अजताब, जरा ये बताइए, एक तरफ भारत समंदर के किनारे का देश, एक तरफ अगर नॉर्वे की बात करें या पूरे नॉर्डिक कंट्री की, जहां पर बर्फीले चट्टान हैं वो हिस्सा, और दोनों देशों की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं, इसके बावजूद इतना बेहतर समन्वय होता दिखाई दे रहा है। अगर इस डील में बहुत कुछ अचीव होता है या आने वाले अगर 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल को लेकर टारगेट लक्ष्य तय किया जाए, तो इस दौरे से क्या कुछ हम हासिल करने वाले हैं? देखिए, ये दौरा प्रेजेंट की रियलिटी को और फ्यूचर के नीड्स को देखते हुए बहुत ही बैलेंस है और बहुत ही जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो आप देख लीजिए, हमने टेक्नोलॉजी की जैसे अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में ये पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, एआई ड्रिवन है, और ये नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, इटली को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए तो आज, और यूएई ऑफ कोर्स, तो आज टेक्नोलॉजी के जो कोलैबोरेशन हमारे हो रहे हैं, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने का हो, तो वहां पे ये दौरा निश्चित रूप से हमें एडवांटेज की स्थिति में ले जाएगा। खास करके जब हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल हैंड्स हैं, तो रोजगार देने में भी और एक तरह से कहिए व्यापार करने में भी, ज्वाइंट प्रोडक्शन से लेके ज्वाइंट कोलैबोरेशन और ज्वाइंट डेवलपमेंट, ये तीनों में हमारा काम आएगा। आप देख लीजिए, नॉर्वे की अगर हम बात करें, जहां आज जो नॉर्डिक इंडिया नॉर्डिक देशों की जो समिट थी, उसी में देख लीजिए, वहां हम ब्लू इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। तो हम तो एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसको कैसे इनकैश किया जाए लोगों के हित में, उसकी तो बात कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ हम ब्लू इकोनॉमी के, क्योंकि एक उसका ब्लू इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं समुद्री व्यापार से लेके और उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, तो वो अपने आप में उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और चूंकि नॉर्वे के पास वैसी टेक्नोलॉजी है, वैसे उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो इंडिया और नॉर्वे का कोलैबोरेशन या भावनाएं लेके आता है। हाँ। और भी ऐड करें तो जो ऊर्जा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। नॉर्वे यूरोप का, अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट वहां का वो सप्लायर भी है, प्रोड्यूसर भी है। तो नॉर्वे से हमारे इस तरह के, नीदरलैंड हमारा चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है एफडीआई की अगर बात करें। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, फ्यूल की बात करें, व्यापार की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और चूंकि भारत के पे भरोसा पूरे विश्व को हो गया है, तो उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये दौरा ये दिखाता है, जिस तरह से कहीं किसी यूएई के राजा ने आके रिसीव किया, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर रिसीव कर रहे हैं, कहीं पे वहां के प्राइम मिनिस्टर सी ऑफ कर रहे हैं। और ये आप देख लीजिए कि मोदी जी को जिस तरह से 32 अब अंतर्राष्ट्रीय देशों ने एक तरह से रिवार्ड किया है, अवार्ड किया है, उनको सम्मान दिया है। तो ये दिखाता है कि ये भरोसे का भारत जो है वो निश्चित रूप से एक आगे उभर के आया है और विश्व में एक अपनी, बिल्कुल सही। और नॉर्वे के राजा ने भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से जो
नॉर्वे का है सर्वोच्च सम्मान, उससे सम्मानित किया है। सम्मान तो वाकई में प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश, पूरी दुनिया के तरफ से जिस तरीके से मिल रहे हैं वो दिखाते हैं कि भारत की हर जगह जो व्यवहारिक रिश्ता है वो कितना मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यूके देवनाथ साहब, आपसे समझेंगे अब इस बात को ज़रा समझाइए। ये जो हम पॉइंटर चला रहे हैं कि 98% अपना जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम है वो सिर्फ हाइड्रो पावर से तैयार करता है और उसका इस्तेमाल करता है नॉर्वे। ये जो टेक्नोलॉजी ये भारत के लिए कितना काम आने वाली है, चूंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर हैं। हाँ, वहाँ आबादी कम है और उतना तो हमारे लिए कईयों ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है हिंदुस्तान के हिसाब से, लेकिन तकनीकी तौर पर भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे पास भी बहुत सारे संसाधन हैं। क्या वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं? देखिए, जहाँ तक नॉर्वे की बात है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में चाहे सोलर हो, बायो हो, या आपने जैसे अभी कहा कि हाइड्रो पावर जनरेशन हो, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री काफी आगे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ समुंदर है, पहाड़ है, पहाड़ों से सारे साल 12 महीने पानी मिलता है। एक जैसे वेलोसिटी से और वॉल्यूम से नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, वो पानी छोड़ती हैं। क्या भारत उसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके है? हम किसी अलग है, हम लोग टेक्टोनिक प्लेट एरिया में है, तो हर जगह पर बांध बनाने के पहले, क्योंकि हाइड्रो पावर अगर बनाना है तो बांध बनाना जरूरी है। तो हमारे यहाँ हिमालय की जो सिस्मिक जोन है उसकी वजह से जगह जगह पर बांध बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर सब पहाड़ों में अब एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी हो रहा है, तो एक सोशल झुकाव है कि जहाँ पर भी बांध बनाने की बात आती है तो गांव के लोग, छोटे छोटे कस्बे के लोग आ जाते हैं और थोड़ा सा विरोध करते हैं। इसके अलावा सिल्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट, देखिए नॉर्वे की सॉइल जो है, क्योंकि उनके नदी के स्रोत जो हैं बहुत ही जेंटल स्लोप वाले हैं, पानी आस्ते आस्ते बहते हैं, और जो नदी का तलछटी है वो पत्थर वाला है। भारत में क्या है कि सारे पहाड़ से जब हिमालय से नदियां नीचे आती हैं, बहुत द्रुत गति से नीचे आती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में कीचड़, अंग्रेजी में कहते हैं सिल्ट, नीचे आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पहाड़ों में कटाई हो रही है। भारत की बात कर रहा हूँ, कई जगह तो साइंटिस्ट का, जियोग्राफिस्ट का आइडिया है कि, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का आइडिया है कि ये जो हिमालय में अचानक से लग रहा है कि छोटे छोटे भूकंप आने शुरू हो गए हैं, इसका कारण है सॉइल इरोजन, और ये जो हम बड़ी तादाद में बांध बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम नॉर्वे से सीख सकते हैं और भारत में कुछ हद तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाइड्रो पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, इसको लेकर आपने बहुत सही एक तरह से एग्जांपल दिया कि भाई वहाँ की और यहाँ की चीज़ों में बड़ा अंतर है। वहाँ सीधे पानी का सोर्स है और एक फ्लो के साथ लगातार वहाँ पर बहता रहता है, तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन भारत के लिए हर क्षेत्र के हिसाब से भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग दिखाई दे रही हैं। ये बिल्कुल सही आपका कहना है। माथुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ज़रा इस बात को समझाइए, चूँकि इसके बाद इटली का भी दौरा होने वाला है और हम अगर सीधे यूएई से लेकर और पूरे राउंड सर्कल में होकर 5 देशों का दौरा करके जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तो फिर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर देश की अपनी एक खासियत है और दुनिया जिस संकट में इस वक्त जूझ रही है, वैसे में इन देशों से भारत के संबंध अगर मजबूत और होते दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या किसी और नैरेटिव की तरफ इशारा करते हैं, किसी और ग्रुप की तरफ? छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अब दुनिया एक अलग जोन में अलग तरीके से ड्राइव होती दिखाई देगी। बिल्कुल संजय, ये बिल्कुल निश्चित है ये बात, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप के जो सुपर पावर्स हैं उनकी जो चीज डेफिशिएंसी मुझे नजर आ रही है, सुपर पावर्स जिस प्रकार की सुपर पावर्स पहले हुआ करती थी वो अभी कहीं नहीं न दिखाई दे रही हैं। जो एक सुपर पावर रूस को अगर कहें तो वो यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है पिछले 4 साल से, अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है 4-5 साल से, चाइना जो है वो ताकत नहीं जुटा पा रहा है कि वो हमला करके और बल प्रयोग से ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। तो ये जो टेक्निकल जो सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वो डाइल्यूट हो रहा है और इन्हीं पावर्स की डिपेंडेंसी जो मिडिल और लोअर पावर्स हैं उनके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, इससे ये इस बात की इंपॉर्टेंस निकल करके सामने आती है, जो कि हमने रियलाइज किया है कि आपको अब बहुत अधिक
बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल रिलेशनशिप्स कई देशों के साथ बनाने पड़ेंगे। आप देखिए किस प्रकार से पूरी दुनिया में हर एक राष्ट्र जो है वो अपने अलग अलग अलाइनमेंट्स, अलग अलग ग्रुपिंग्स ढूंढने का प्रयास कर रहा है। डिपेंडेंसी जो अमेरिका के ऊपर थी, चाहे वो नेटो हो या यूरोपियन यूनियन हो या पश्चिम एशिया हो, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होकर बहुत ज्यादा कम हो गई है। और इस बात का रियलाइजेशन हो गया है उनके उन तमाम देशों में कि अब उनको पूरी तरह से किसी एक अमेरिका के ऊपर निर्भर होना, सामरिक तौर पे भी और आर्थिक रूप से भी, वो कहीं ना कहीं उनको उनको फायदा देने वाला नहीं है। इस वजह से इस प्रकार के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, जो इनके समझौते हैं और जो खास करके कॉमर्स और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आज आप देखेंगे कि हमारे को पूरी कोशिश, अब आने वाला समय बताएगा। देखिए अब हम तुरंत अपना जो रुख है, मुझे मेरे हिसाब से जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इस प्रकार के देशों की तरफ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमको अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो देखना है कि वो कहां से आ रही हैं हमारे पास वो आवश्यकताएं। और ये जरूरी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इटली गए हैं, क्या इटली अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूएई अमेरिका की तरफ पूरी तरह से है और उसकी वजह से हमारा रूस के रिश्तों के प्रति क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई इस प्रकार की, मुझे लगता है, बात आज की दुनिया में उस लेवल से उस स्तर तक नहीं रही है। और हम अगर ईरान के साथ मित्रता रखते हैं तो हम इजराइल के साथ भी मित्रता रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है और ये उस जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे उसकी ओर क्लियर कट डायरेक्शन इशारा देता है। और इस वजह से इस प्रकार के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को डेवलप करना और उनको मैच्योर करना एक बहुत अच्छी कूटनीति है। और मेरा यह मानना है कि इन 5 देशों की यात्रा के बाद हम एक बहुत अपने आप को अच्छी परिस्थिति में पाएंगे। लेकिन उसी सांस में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमको अगर हम पूरी तरह से एक शक्ति केंद्र बनना चाहते हैं तो हमको अपने आप को मिलिटरीली और स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। हालांकि इस स्टेटमेंट का आज के विषय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूं कि भारत का वजन इसीलिए है कि भारत एक मिलिट्री पावर है, लेकिन उस मिलिट्री पावर को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अच्छा, इस पर अमेरिका से आज एक बड़ी डील भी हुई है भारत की, जैसा आप कह रहे हैं, और वहाँ अपाचे का जिक्र है। इसके अलावा कई और वहाँ से जो बड़ी डिफेंस डील है उसको लेकर डिटेल भी सामने आ गई है। हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इंडो नॉर्डिक की ये जो समिट होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में कि इन देशों से वाकई में क्या अचीव होने वाला है। चूँकि अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, चूँकि जो थोड़ा सा इस उथल पुथल के बीच में थोड़ा कमज़ोर होने की बात सामने आई है, क्या उसको भी बैलेंस होता हुआ, यहाँ बैलेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर अजताब, आपसे पूछेंगे ये सवाल मैं जानना चाहूँगा, AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्ट रिसर्च, इसमें एक टर्म यूज हो रहा है भारत के लिए कि ग्लोबल टेक पावर की तरफ अब भारत कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नॉर्डिक समिट के साथ भारत की अगर इन पहलुओं के हिसाब से देखा जाए तो क्या आने वाले वक्त में फ्यूचर दिखाई दे रहा है, भारत का इस पर जोर कितना होगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा संजय जी। आज के डेट में भारत और भारतीयों का अगर टेक्निकल स्किल्स की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, तो नासा से लेके और गूगल तक जितने भी अमेरिका के जो हाईटेक कंपनीज हैं, हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। हर जगह भारतीयों ने अपने मेहनत और अपनी लगन कह लीजिए और नॉलेज की बदौलत अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और आज उस टेक्नोलॉजी को भारत के बढ़ावे के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसको यूज करें। और वहां पे मुझे लगता है जो इस तरह के कोलैबोरेशन है, भारत के प्रधानमंत्री का जो ये 5 देशों का दौरा है, ये सारे देश अगर आप देख लीजिए तो टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई है, इंक्लूडिंग यूएई, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश है और फ्यूचर वही है। तो ऐसे में AI एक बड़ा फील्ड निकल के आ रहा है और पूरी दुनिया AI से सशंकित भी है और आशान्वित भी है। ऐसे में हम इसको अडॉप्ट करके और इसको अपने लोगों की बेहतरी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, इसमें जो नॉर्डिक देश हैं इनसे हमें सीखने की भी जरूरत है। और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है और जिससे उम्मीद बंधी है कि रोजगार का भी सृजन होगा इससे,
तो अगर रोजगार का सृजन होता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो इससे कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था तो दुरुस्त होगी ही होगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी जो कहते हैं वो बढ़ेगा। और जो अभी हमारा जीवाश्म पे कह लीजिए, या जो ट्रेडिशनल हमारे जो अभी फ्यूल हैं, उससे हटके हम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा हमें फायदा मिलेगा। और ये कल को आप देख लीजिए एजुकेशन में भी, डिप्लोमेटिकली भी आप देखिए ना कि जिस तरह से अभी यूनाइटेड नेशंस की वैल्यू घटी है भारत को अपनी पहचान बनाने में, और जो हमने एक तरह से कह लीजिए कि गुटनिरपेक्ष से बहुध्रुवीय विश्व की ओर चलने की कोशिश की है, मल्टी अलाइनमेंट की हमने जो बात की है नॉन अलाइनमेंट की बजाय, उसका भी हमें फायदा इस इन देशों से संपर्क और बढ़ा के, उनसे गहरा के, वो भी हमें मिलेगा। तो इससे जो आप इंडिया का स्टेचर, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड उसका जो कह लीजिए नो हाउ, और उससे जो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ये असीम संभावनाएं मैं देखता हूं, और निश्चित रूप से भारत को इससे फायदा मिलेगा। यूके देवनाथ साहब, एक चीज़ और है, फॉसिल ऑयल का जिक्र बार बार ये होता दिखाई दे रहा है, चूंकि अब नॉर्वे के साथ और नॉर्डिक देशों के साथ ये समझौता, देखिए अभी हमने यूए के साथ भी एग्रीमेंट किया है, चूंकि अभी जो ये ऑयल शॉक लगा हुआ है पूरे दुनिया को इस वक्त परेशानी जो है, क्या यहाँ से कुछ रिसोर्सेज को एक तरह से कहा जाए कि लेने की कोई तैयारी भारत सरकार की होगी, या ये कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा? कोई शक नहीं है कि हाँ संजय, हो क्या रहा है कि भारत ने अभी तक 40 से ज्यादा देशों के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, चाहे वो कच्चा तेल हो, गैस हो, या दूसरे हाइड्रोकार्बन वेरिएंट्स हो, समझौते किए। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन से भी हम एनर्जी सप्लाई ला सकते हैं, लेकिन देखो इसमें समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते या एक महीने में हो जाएगा, क्योंकि आपको MOU साइन करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, ट्रेडिंग के जो अलग अलग नियम हैं उनका पालन करते हुए आपको समझौता करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसमें फिजिकल एसेट्स, अगर आप कच्चा तेल ला रहे हैं तो आपको एक विशेष प्रकार के पानी के जहाज की दरकार होती है। अगर आप वहां से गैस लाने की कोशिश कर रहे हैं या LNG ला रहे हैं तो उसके लिए विशेष तरह के शिप्स लाने, जिनमें कि बड़े बड़े ह्यूज बॉटल्स होते हैं। एक एक बॉटल्स जो इन LNG या CNG के जो शिप्स में होते हैं, उसके अंदर एक पूरा 4 बेडरूम 6 बेडरूम का घर अंदर आ जाए। एक बॉटल का साइज इतना बड़ा होता है। तो इस तरह के विशिष्ट जहाजों को ढूंढना पड़ता है, दुनिया की कौन सी शिपिंग कंपनीज ओन करती हैं, और सब शिपिंग कंपनीज क्या करते हैं कि अपनी प्रायर बुकिंग करते हैं अगले 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि शिप्स कहीं पे खाली बैठे हैं तो जस्ट जाके उनको हायर कर लिया। इन शिप्स को ढूंढना पड़ता है, परमानेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की फिजिकल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो आएंगे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। हम अलग अलग तरह की ऊर्जा इन देशों से आयात करेंगे, लेकिन समय लगेगा। पहली ऊर्जा की खेप पहुंचने में ही आप देख लेना 1 महीना 3 महीना लग जाएगा। ये लॉन्ग टाइम सोल्यूशन है, वही मैं जानना चाह रहा था कि अभी तत्काल में कहाँ से हो पाएगा। अगर MOU भी होता है तो 6 महीना 1 साल 2 साल तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में लग जाता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये ज़रूर है कि अलग अलग देशों से कम एक रास्ता चेन बना कर रखा जाए कि अगर दोबारा हॉर्मुज़ जैसी स्थिति पैदा होती है, या लाल सागर बाउंडेड होता है, या फिर कोई और इस तरीके से जल डमरू प्रभावित होता है, तो फिर क्या हम कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। हालांकि अमेरिका अगर दादागिरी ना दिखाए तो। आप सभी का सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का। और जाहिर सी बात है कि ये जो 5 देशों का दौरा है, जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तो 5 देशों के साथ आप देखिए हर एक देश किसी न किसी मामले में वाकई में बहुत अव्वल है। कोई टेक्नोलॉजी के मामले में, कोई ऑयल रिसोर्सेज के मामले में, कोई दूसरे चीज़ों के मामले में, और कोई AI के मामले में। और इन देशों का इस दौरे का कंक्लूड आप निकालेंगे तो ये दूरगामी परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं।